तो हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी भौतिकी पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने स्टार्ट किया है अपना अध्याय 1 यानी चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को अभी शुरुआत में ही बता दूं, ठीक है, कि देखिए इस वीडियो में मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा, मतलब अक्सर पूछता है यह क्वेश्चन कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम बताएं। ठीक है, कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम बताएं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बारे में हम प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को आज के वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, तो उस प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को मैं पहले मतलब थोड़ा ये सब उसके बैकग्राउंड बनाने के लिए उससे रिलेटेड चीज़ों को पहले हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। और इन चीज़ों को यदि हम जान लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो लोग वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक मतलब बने रहेंगे, वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उनका तो मैट्रिक में फिजिक्स में जब वो पूछेगा प्रकाश के प्रवर्तन का नियम तो उसका 5 नंबर उनका फिक्स हो गया। 5 से 3 3 नंबर का पूछेगा तो 3 नंबर, 5 नंबर का पूछा तो 5 नंबर। उनको आज ही मतलब अपने पैकेट पॉकेट में वो लोग रख लें, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और जानते हैं हम लोग अपना चैप्टर के बारे में। देखिए कल के वीडियो में जो लोग लास्ट तक देखे उनको पता होगा कि समांतर किरणपुंज तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हमें क्या जानना है? आज हमें जानना है प्रकाश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में हमें जानना है कि प्रकाश के आधार पर जितने भी पदार्थ होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बोलो तो? 3 भागों में। कौन कौन से? तो पहला होता है आपके पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है पारभासी पदार्थ और तीसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ। अब भैया ये तीनों क्या है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। तो चलो बताता हूँ इनके बारे में आगे। आइए आप यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले आप लोग पारदर्शी पदार्थ के बारे में कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं या फिर पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। देखिए वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है, जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर सकता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर सकता हो तो उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हवा, कांच और पानी, इन सभी में क्या होता है? प्रकाश आसानी से आर पार कर लेता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप कोई कांच रख लगा देते हैं, शीशा, ठीक है। और यहाँ से टॉर्च से यदि आप क्या कीजिएगा, अगर लाइट मतलब प्रकाश टॉर्च इस पर मारिएगा तो टॉर्च का जो भी प्रकाश होगा शीशा के आर पर चला जाता है, ठीक है। अब कौन सा शीशा है यहाँ पे, वो जो आप लोग चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं उसके आर पार नहीं जाएगा। जो सादा शीशा होता है, मतलब जिसको पीछे से पेंट नहीं किया गया होता है, वैसे शीशे में आप लोग कीजिएगा तो प्रकाश जो होगा आर पार चला जाएगा। जैसे कि जो गाड़ी में लगा होता है, गाड़ी का जो सामने जो शीशा लगा होता है उसमें आप बारिएगा तो गाड़ी के आर पार शीशा में मतलब दिखाई दे देता है, ठीक है। आप लोगों के घड़ी में जो होगा शीशा उसमें भी बारिएगा निकाल करके उस शीशा को, तो आर पार प्रकाश चला जाता है। तो जिस भी पदार्थ से क्या हो, प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं इसका दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है हमारा पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ के बारे में ये समझते हैं। देखिए वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ हिस्सा अर्थात अंशतः भाग ही आर पार होता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे कि घिसा हुआ, घिंचा लिख दिया है यहाँ पे, घिसा हुआ कांच, ठीक है, आंख की पलक इत्यादि। मतलब उसमें क्या कर रहा था कि उसमें आप यहाँ पे कोई भी मतलब पदार्थ लगा दो, अगर यहाँ से टॉर्च बारने के बाद टॉर्च का जितना प्रकाश है वह सब इस मतलब इसके आर पार हो जाए, मतलब इसे मान लीजिए दर्पण के आर पार हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि इसमें यह होता है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि आप कोई पदार्थ लगा दिए और यहाँ से यदि आप टॉर्च बारते हैं, क्या बारते हैं बोलिए तो? टॉर्च बारते हैं, ठीक है। और टॉर्च बारते हैं तो इसका जो मान लीजिए इधर से प्रकाश इतना इधर से आप बार रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा प्रकाश उधर ना जाए,
इधर से आप इतना प्रकाश बार रहे हैं तो उधर से मात्र कुछ हिस्सा ही प्रकाश का निकले, सारा ना निकल पाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए घिसा हुआ कांच, मतलब एक कांच लीजिए, उसमें क्या उसको रगड़ उगड़ दीजिए अथी से, और उसके बाद टॉर्च मारिए तो उसमें क्या होता है, अब जितना प्रकाश का किरण होता है सब आर पार नहीं करता है। ठीक है, पॉलीथीन ले लीजिए वो काला कलर वाला, तो उसमें पॉलीथीन के भी बाद आप टॉर्च मारिएगा तो सारा प्रकाश नहीं जाएगा। आपके कॉपी में जो पेज है, रात को क्या कीजिएगा कि कॉपी की एक साइड टॉर्च लेकर के बारिएगा, देखिएगा उस साइड, कॉपी के उस साइड मतलब कॉपी के पेज के उस साइड सारा प्रकाश नहीं निकलेगा। तो जिसमें क्या होता है, प्रकाश का सारा भाग मतलब पूरा हिस्सा नहीं निकलता है, अंशतः भाग ही आर पार हो पाता है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आँख के पलक से भी आर पार पूरा प्रकाश नहीं होता है। तो जिस भी दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, उसमें यदि प्रकाश की सभी किरणें निकल जाएंगी तो उसे पारदर्शी कहेंगे, और सभी किरणें नहीं निकलेगी, कुछ भाग ही निकलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पारभासी पदार्थ। चलिए ठीक है, और यहाँ पे आपने जाना क्या पारदर्शी, और इसके सेम अपोजिट क्या है, इसके सेम अपोजिट है एक यहाँ पे आपका अपारदर्शी पदार्थ। तो आइए अपारदर्शी पदार्थ के बारे में जानते हैं। देखिए, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार नहीं कर पाता हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, प्रकाश आर पार नहीं कर पाता हो, तो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपने टॉर्च को लिया, फिर से उसका स्विच आपने ऑन कर दिया, ठीक है, उस टॉर्च का स्विच ऑन किया, टॉर्च का स्विच ऑन कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें से प्रकाश निकलेगा टॉर्च से। और यहाँ पे आप मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मान लीजिए आप लकड़ी का कोई पटरा लगा दिए, चाहे कोई भी लकड़ी लगा दिए, तो क्या इससे इधर प्रकाश की किरणें आ पाएगी, नहीं ना आएगा। तो जिस भी पदार्थ में प्रकाश की किरणें आर पार नहीं कर पाती हों तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी के बाद आप क्या कीजिएगा, टॉर्च मारिएगा तो उस साइड दिखाई देगा, प्रकाश नहीं दिखाई देगा, तो यह क्या हो गया, अपारदर्शी। आपका घर का जो दीवार है, उस दीवार के इस साइड से आप टॉर्च मारिएगा तो उस साइड दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो आपका दीवार भी क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। वैसे ही लोहा, पत्थर, पेंट, ये सभी क्या है, ये सभी आपके अपारदर्शी पदार्थ हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी में क्या होता है, इसमें जितना प्रकाश का कण होगा सारा आर पार कर जाएगा, ठीक है, मतलब जितना कीजिएगा सब आर पार कर जाएगा। पारभासी में क्या होता है, इसमें ढेर सारा प्रकाश के कण भेजिएगा लेकिन सब नहीं जाएगा, कुछ ही जा पाएगा, ठीक है। और इसमें अपारदर्शी में क्या होता है, इसमें तो आप प्रकाश की किरणें कितना भी भेजिए इधर एको को नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसमें सारा का सारा प्रकाश आर पार कर जाए उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी, जिसमें थोड़ा सा निकले उसको कहेंगे पारभासी, और जिसमें बिल्कुल ही ना निकले उससे कहेंगे अपारदर्शी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा मैं प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, और यह समझ लीजिए कि आपके फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। इसलिए लास्ट वाले पोर्शन को आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसको कॉपी में नोट कीजिएगा और याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। चलिए अब पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब सूर्य का प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो ये कण उसकी ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित मतलब होता है कि अपने अंदर समा लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं, अवशोषित करके अपने इच्छा अनुसार सभी दिशाओं में बांट देते हैं। तो प्रकाश के इस प्रकार के वितरण की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अभी इतना तो आपने यहाँ पे देख लिया परिभाषा, अब इसको समझिए डायग्राम की मदद से, फोटो की मदद से। तो फोटो के मदद से देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यह आपका क्या हो गया, यह एक आपका हो गया सूर्य, ठीक है, क्या हो गया, सूर्य। और सूर्य हमें क्या देता है, प्रकाश देता है, ठीक है, लाइट देता है। तो जब सूर्य से प्रकाश मान लीजिए निकलेगा तो किसी न किसी सतह पर कण पर तो जाकर पड़ेगा। मान लीजिए कण पर, जैसे कि वायुमंडल में आपके धूल कण होते हैं, धूल कण वगैरह होता है, तो उसमें से मान लीजिए यह कोई एक आपका यहाँ पे कोई धूल कण है, ठीक है। और इस धूल कण पर जब प्रकाश की किरणें आकर के पड़ेंगी तो ये क्या करेगा, इस प्रकाश की किरण में जितना भी ऊर्जा होगा यानी गर्मी होगा उसको अपने अंदर क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, यानी अपने अंदर रख लेगा। और प्रकाश की किरण को अपने इच्छा अनुसार मन करेगा तो इधर भेज देगा, मन करेगा तो इधर भेज
देगा, मन करेगा तो इधर भेज देगा, मन करेगा तो इधर भेज देगा, मतलब जिधर मन करे उधर भेज देगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। कि जब सूर्य के प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा कण है, तो वे छोटे कण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्या ऊर्जा को क्या करते हैं, ये छोटे कण अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद अपने इच्छा अनुसार सूर्य के प्रकाश को चारों दिशाओं में, एक सेकंड इसको क्या, हाँ, चारों दिशाओं में भेज देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को तो हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अभी परावर्तन आगे पढ़िएगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आया कि जब सूर्य के प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो ये कण उसकी ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। यहाँ से मान लीजिए सूर्य है, यह क्या किया, प्रकाश यहाँ पे भेजा, एक छोटा सा कण है यहाँ पे, ठीक है। यह कण क्या किया, इसकी ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया, अवशोषित कर लिया। क्या किया, अवशोषित कर लिया, मतलब अपने अंदर समा लिया। और अवशोषित करने के बाद अब क्या करेगा, उस लाइट को, लाइट का काम इसके पास तो कोई है नहीं, तो कहेगा कि तुम लाइट अब मन करे तो इधर जाओ, मतलब इसका जिधर मन करेगा उधर उसको चारों दिशाओं में क्या करेगा, भेज देगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को अपने इच्छा अनुसार चारों दिशाओं में बांट देता है। देख रहे हैं ना, यहाँ क्या किया, यहाँ सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य के प्रकाश से उसके ऊर्जा को क्या किया, अवशोषित करके यह अपने अंदर रख लिया, और उसके बाद अपने इच्छा अनुसार सभी दिशाओं में बांट देता है। यानी अपने इच्छा अनुसार सूर्य के प्रकाश को सभी दिशाओं में बांट देता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अब हमें जानना है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन अब जानिए, और उसके बाद क्या जानिएगा, उसके बाद जानिएगा आप लोग जो मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, मतलब समझ लीजिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। पहले जानिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हमने टॉर्च बारा, ठीक है, हमने क्या किया, टॉर्च बारा, टॉर्च में से एक लाइट यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सतह है, कोई दीवार वगैरह है, तो यहाँ से लाइट गया, इस दीवार पर पड़ा, और दीवार पर पड़ने के बाद पुनः इधर वापस लौट गया। यानी इधर से प्रकाश जा रहा है और दीवार पर टकराने के बाद इधर लौट जा रहा है। यानी दीवार पर, या फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई शीशा है, समतल दर्पण है, तो उस समतल दर्पण पे टकराने के बाद वह क्या हो रहा है, प्रकाश इधर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। कि कोई टॉर्च से लाइट गया और किसी सतह से टकराया, सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। एग्जाम में लिखने के लिए यही सेम टू सेम लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि प्रकाश का प्रवर्तन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो वहाँ डायग्राम बनाया था सेम वैसा ही आपको एक डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे देखिए एक कोई क्या है, एक प्रवर्तक सतह है, ठीक है, और इसमें यहाँ एक आपका देख रहे हैं एक प्यारा सा छोटा सा टॉर्च है। टॉर्च से हमने क्या किया, यहाँ से लाइट को टॉर्च बारा, तो टॉर्च में से क्या होगा, प्रकाश की किरण जाएगी, और प्रकाश की किरण जा करके इस दर्पण से, समतल दर्पण से जा करके टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ से वो वापस इसी माध्यम में लौट जा रही है। ठीक है, मतलब इधर से तो खूब प्रकाश की किरण तेजी में गई, यहाँ टकराई इस बिंदु पर, और टकराने के बाद इधर लौट गई। ठीक है, इधर क्या हुई, मुड़ गई। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इसी घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन। अब आता है कि इसके कुछ नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो अब इन 2 नियमों के बारे में जानना है, लेकिन उन 2 नियमों को जानने से पहले अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, कि क्या देख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि इसका नाम, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम बताया हूँ मैं यहाँ पे कि आपतन बिंदु। इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, इसका परिवर्तित किरण। तो इन सब के बारे में जानिए। तो देखिए, कोई भी जो किरण सतह पर पड़ती है, यह एक सतह है, ठीक है, इसका नाम है प्रवर्तक सतह। तो देखिए, टॉर्च से हमने क्या भरा, टॉर्च भरा, यह टॉर्च से जो प्रकाश की किरण जा रही है और इस पर टकरा रही है, तो यानी इस सतह पर टकराने वाली किरण को या फिर सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं,
आपतित किरण कहते हैं। और सतह से टकरा करके वापस लौटती है जब, तब उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे इस किरण का नाम क्या है, ए, और यहाँ पे ओ है, यानी ए और ओ, ए ओ किरण का नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप लोग, उसका नाम बताइएगा आपतित किरण। और ओ और यहाँ पे है बी, तो ओ और बी किरण का नाम पूछा जाए, यानी इस लौटने वाली किरण का नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर नीचे आपको लिख करके अच्छा से समझाता हूँ। ठीक है, आपतित किरण के बारे में समझिए कि देखिए, सतह पर पड़ने वाली या टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। सतह पर पड़ने या टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब इसमें सतह क्या है, सतह ही इसमें यही है, और इस पर कौन सा किरण जा करके पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए तीर का चिन्ह यही दिखा रहा है कि यही किरण जा रही है, यानी हई वाला किरण वहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यह जा करके इस सतह पर टकरा रही है ना, तो इसी किरण को क्या कहेंगे, इसी किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। उसी को यहाँ पे बताया गया है, सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब इस सतह पर यहाँ पे यह जाकर के किरण टकरा गई, और टकराने के बाद वापस इधर लौट रही है, तो इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, इस किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे पॉइंट जानना है आपको कि आप तेज के कारण, ओहो हो, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गया है। ठीक है, लिखिए यहाँ पे है कि अपवर्तित किरण जिस सतह पर टकराकर पुनः वापस लौटती है उसे पर, देखिए यहाँ पे आप तेज हो गया है, इसको लिख लीजिएगा अपवर्त, एक मिनट उसको लिख ही दे रहा हूँ। देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको लिखना है आपतित। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, अब इसको समझिए, आपतित किरण जिस सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे समझिए, हाई जो आपतित किरण आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपतित किरण देख रहे हैं, यह किरण जिस सतह पर जाकर के टकरा करके पुनः वापस लौटती है, तो उस सतहवा को है जो जिस पर जाकर के यह टकरा रही है, इस सतह को क्या कहते हैं, इस सतह को कहते हैं हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, सतह कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है परावर्तक सतह। तो आपतित किरण जिस सतह पर टकरा करके वापस लौटती है उस सतह को क्या कहते हैं, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक, अब चलिए एक और पॉइंट है यहाँ पे कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पे डायग्राम में समझिए। यह हो गया आपकी आपतित किरण। यह आपतित किरण इस अपवर्तक सतह के कहाँ जाकर के टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रही है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु ओ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह किरण इधर से आई, इसका नाम हो गया आपतित किरण। यह हो गया आपका प्रवर्तक सतह, और यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे टकराई है तो इसका नाम क्या दिया है, इसका नाम दिया है ओ। ठीक है, और ओ यहाँ पे टकरा करके क्या होता है, पुनः वापस लौट जाता है। तो इस बिंदु को पूछा जा रहा है कि इस बिंदु का क्या नाम है, तो इस बिंदु का क्या नाम है, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। ठीक, चलिए उसी का परिभाषा यहाँ पे दिया गया है कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यह आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस बिंदु पर जो यह लंब डाला गया है, इस लंब का क्या नाम है, इस लंब का नाम है अभिलंब। तो इसमें इस अभिलंब का नाम क्या हो जाएगा, क्या मतलब इस लंब का नाम हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, ओ और एन इसमें क्या है, ओ एन अभिलंब है, क्योंकि इस आपतन बिंदु का नाम ओ है और यहाँ पे इस पाई का नाम क्या दिया गया है, एन, यानी ओ एन का नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा, अभिलंब बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें जानना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं यह परावर्तक सतह हो गया, यहाँ पे यह आपकी यह हो गई आपतित किरण, इधर हो गई आपकी यह परावर्तित किरण, और यह हो गया अभिलंब। ठीक है, तो इस आपतित किरण यानी हाई जो आप किरण देख रहे हैं हाई हाई, और यह हो गया आपका अभिलंब, और इन दोनों के बीच यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, इस कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण। इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को पूछा जाए किससे सूचित किया जाता है, तो आई से सूचित किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यह हो गई आपकी आपतित किरण, और यह यहाँ पे गई, यहाँ से टकराई, और इधर यह हो गया आपका क्या, यह हो गया आपका अभिलंब, और ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक कोण बना है, तो इस कोण का क्या नाम बताया हूँ यहाँ पे, आपतन कोण। और आपतन
कोण के यहाँ आप देख सकते हैं कि आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। और परावर्तन कोण पूछा जाए तो बताइएगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका भी परिभाषा यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है, ठीक है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझिए। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ सेम टू सेम कि अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या जान लिया है? अभी तक आप इस लायक हो गए हैं कि आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को जान सकें, क्योंकि आपने प्रकाश से रिलेटेड तो इसमें जितने भी किरण होते हैं, जितने कोण बनते हैं, अभिलंब वगैरह, परावर्तक सतह, सबके बारे में जान लिया। तो अब सबके बारे में जान लिया तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप जान लो क्या? प्रकाश के परावर्तन के नियम को। तो देखो आओ समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन की घटना की व्याख्या जिस नियम के द्वारा की जाती है उस नियम को क्या कहा जाता है? उस नियम को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। मतलब जिस नियम के द्वारा हम लोग प्रकाश के परावर्तन को, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि यहाँ से एक लाइट गई और यहाँ से इधर मुड़ गई, ठीक है। तो जिस नियम के द्वारा इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जा सके उसी नियम को क्या कहते हैं? उसी नियम को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। और ये नियम कितने होते हैं? आपको बताया था कि दो गो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है। तो चलिए वो दोनों कौन कौन से हैं देखिए। वो दोनों नियम है, पहला नियम है आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब यहाँ पे समझिए, ये हो गया, मान लीजिए क्या कर रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हाई हो गई आपकी आपतित किरण, हाई हो गई आपकी परावर्तित किरण, ठीक है, और हाई हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। तो अब कह रहा है कि तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो एक ही समतल पर तो है, देखो ना यहाँ पे हाई एगो आपका समतल दिखाई दे रहा है, इसी पर जाकर हाइयो मिल रहा है, हाइयो जाकर मिल रहा है और अभिलंबो इसी पर है। तो इसी को तो कहते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। पूछा जाए आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बोलिएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से? तो बताइएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का बन रहा है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही बनेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, इस फोटो में देखिए है जो है आपतन कोण, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो आपतन कोण, जितना बड़ा आपतन कोण होगा उतना ही बड़ा परावर्तन कोण होगा। मतलब जितना डिग्री एंगल से आपकी आपतित किरण जाएगी उतना डिग्री एंगल से ही वह परावर्तित होती है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में, अभिलंब के बीच में, ये जितना डिग्री का इधर कोण बनाएगी उतना ही डिग्री का इधर से भी कोण बनाती है। अगर मान लीजिए कि यह जो आपतित किरण और यह अभिलंब है, इन दोनों के बीच में यदि आपने 45 डिग्री का मान लीजिए कोण बनाया, ठीक है, इन दोनों के बीच में यदि मान लीजिए 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो परावर्तन कोण का आपसे मान पूछा जाए तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण यानी इसको हम लोग सूचित करते हैं आई से, ठीक है, यानी आपतन कोण आई इजकल टू क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण आर, यानी हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यदि हम लोग आपतन कोण को 45 कर देंगे अब तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 45। यदि आपतन कोण को हम लोग 50 कर देंगे तो परावर्तन कोण भी अपने आप क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर हम लोग परावर्तन कोण को 60 डिग्री कर दें, ठीक है, 60 डिग्री कर दें, तो आपतन कोण का मान पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपका ये होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हमेशा क्या होंगे? कुछ भी हो जाए ये हमेशा बराबर ही रहेंगे, ना एक डिग्री कम ना एक डिग्री ज़्यादा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब आइए एक बार हम लोग शॉर्टकट में जान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यही आपके इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछा जाए तो बताइएगा प्रकाश के परावर्तन की घटना की व्याख्या जिस नियम के द्वारा होता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं, ठीक है। पूछा जाए कौन कौन से, तो बताइएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही समतल में है, एक ही समतल में है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। मतलब जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है।
तो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा प्रकाश के प्रवर्तन का नियम बताइए। तो यहाँ से देखिए, हाई जो आपको यहाँ से लिखवाया हूँ, हियावा से लेकर के और नीचे हियावा तक ले पूरा लिख दीजिएगा। कहाँ तक ले? नीचे आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लिख दीजिएगा। आपको 3 नंबर पूछेगा तो 3 नंबर में पूरा मिलेगा, अगर 5 नंबर का सवाल पूछेगा तो 5 नंबर में पूरा 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज की ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी डाउट रहे तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें अपना डाउट बता सकते हैं। आप लिख करके भेज दीजिएगा या फिर अपना वॉइस रिकॉर्ड करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, आपका डाउट समझा दूंगा चीज़ों को। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 2023 के लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जा रही है। यह बिहार का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है यू स्टडी जोन। तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे होगा कि जब आपको मैं मतलब वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा, उससे आप क्लास कर पाइएगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।